नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई दुर्ग से आज आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी टॉपिक लेके डिस्कस करने आया हूँ, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना आप इस टॉपिक को, इसलिए कि ये नेट, स्लेट आदि के एग्जाम में और ओवरऑल हमारी कल की जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला है। इसलिए कि आरओएस या फ्री रेडिकल्स जो हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, वायुमंडल के प्रदूषण के कारण, कोई ड्रग के कारण जो हम लोग की बॉडी में होती हैं, जिसके कारण कई बार ऑक्सीजन का मान अचानक हमारी कोशिकाओं में बढ़ने लगता है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में उपस्थित कुछ जो डिफेंसिव एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे स्कॉर्बिक एसिड आप ले सकते हैं, ग्लूटाथियोन ले सकते हैं, ये आके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक टग ऑफ वार होता है। टग ऑफ वार कुछ इस तरह से होता है कि बाहर के आने वाले एजेंट और अंदर की कोशिकाओं में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट के तरह जो बैठी हुई चीजें हैं, दोनों में जब टग ऑफ वार होगी दोनों के बीच में, तो एक विजेता होगा और एक हारेगा। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मात्रा में आएंगे और हमारी एंटीऑक्सीडेंट उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही हैं, उस स्थिति में कोशिकाओं में एक तनाव आता है, सेल में एक तनाव आता है, और उस तनाव को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, बिकॉज इट इज हैपनिंग ड्यू टू ऑक्सीजन। और जब कभी भी आएगा उसमें स्ट्रेस, तो वो सेल में उपस्थित जो तीन चीजें हैं, जो खास करके डीएनए, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों को अपना प्रायर टारगेट मानता है। आप कहेंगे क्यों, कार्बोहाइड्रेट को क्यों नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर लगभग बराबर होता है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन में। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इनको डैमेज होने की ज्यादा चांस है। इसलिए डीएनए, प्रोटीन, लिपिड को ये प्रायः जाके डैमेज करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके डीएनए डैमेज हो गए हैं, तो आपकी पूरी जीनोम की जो सिस्टम है, पूरी जो जेनेटिक रेगुलेशन की जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं ना कहीं से बाधित होगी। और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म तो डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम और एंजाइम से कई तरह की एक्टिविटी आपकी बॉडी की जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं से परेशान हो जाएंगी। लिपिड, आपने पढ़ा है कि आपकी फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितने सेल ऑर्गेनेली हैं, वो सब के सब लगभग लिपिड के पाए जाते हैं। वे सब के सब कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब होंगे, तो डीएनए, प्रोटीन और लिपिड के डैमेज होने के कारण कई तरह की रोग आएंगे, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, सीवीडी, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिकल वल्नरेबल डिजीज, सीवीडी, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो रहा एनिमल्स की बात। क्योंकि प्लांट साइंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में ये हमको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? साइमल्टेनियसली आप समझिए, प्लांट में भी डीएनए है, प्लांट में भी प्रोटीन है, प्लांट में भी लिपिड्स हैं, तो हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसीलिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आइए समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपके सामने देखिए 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये नॉर्मल सेल है और कहीं से भी फ्री रेडिकल आ रहे हैं जो कि अटैक कर रहे हैं इस सेल को, और जब भी अटैक करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है, जो सेल को डैमेज करने की चांस आती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल, और यही फ्री रेडिकल अगर ऑक्सीजन के द्वारा पकड़ लिए गए रहते तो सेल कभी भी डैमेज नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं आता। इसका मतलब हमारी बॉडी में जितने एंटीऑक्सीडेंट हैं, अगर इनकी मात्रा अधिक रहे तो हम बाहरी एजेंट्स, जेनोबायोटिक्स से हम ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे।
मैंने जेनोबायोटिक्स एक शब्द कहा, जो भी एक्सटर्नल केमिकल हमारी सेल में, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं, इवन जब आप चेहरे पे पाउडर लगाते हैं तो दैट इज आल्सो नोन एज जेनोबायोट्स। ओके, तो आइए बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या। तो बच्चों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक प्रकार की ऐसी घटना है जो रिफ्लेक्ट करती है एक इनबैलेंस को, असामान्य अवस्था को। क्योंकि देखिए, अगर फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं और इनको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट आ रहे हैं तो यहाँ तो बात बराबर होगी, लेकिन अगर इनकी मान बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको इनबैलेंस हम लोग कह रहे हैं। किसके किसके बीच में? फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ है? हमारी बॉडी में है। अब फ्री रेडिकल कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से आएगा। इसलिए एक तरह से मैं मान के चलें कि दोनों के बीच का ये बैलेंस तैयार होता है, और अगर ये बराबर रहा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगभग 0 है। लेकिन जो जो फ्री रेडिकल बढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ेंगे कम रहेगा। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यह तभी होता है जब एक्सेस ऑक्सीजन की रेडिकल कोशिकाओं में प्रोड्यूस हो, और जब नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उसको न बर्दाश्त कर पाए। इसलिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, और अनइवन नंबर ऑफ उनके पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो भी फ्री रेडिकल हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग मतलब सुपर डिस्म्यूटेज या सुपर ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और ऑक्साइड हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो ये अनइवन जो मॉलिक्यूल थे, ये क्या करते हैं, उनको अलाउ करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बहुत तेजी से रिएक्ट करें। और जब फ्री रेडिकल भी एक ऐसा ही चेन डेवलप करता है केमिकल रिएक्शंस का हमारी बॉडी में, जिसके कारण एक दूसरे मॉलिक्यूल उनके टच में चले आते हैं। इसलिए यह रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले फ्री रेडिकल प्राय ऑक्सीजन के हैं। यह हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी है, दोनों के बीच में एक प्रकार का इनबैलेंस डेवलप कर रहा है। एक साम्य अवस्था या उनकी जो इक्विलिब्रियम है, अगर वो किसी तरह से परिवर्तित होगी तभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वहां पे आता है। आइए अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब कभी भी किसी रिएक्टिव स्पीशीज की सांद्रता अगर हमारी इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा जो एंटीऑक्सीडेंट कहला रही थी, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी एंटीऑक्सीडेंट थी, और ये बाहर से आने वाले रिएक्टिव स्पीशीज हैं, आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन जो भी आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों में अगर कंट्रोल इनके एंटीऑक्सीडेंट नहीं कर पा रहे इनको, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कौन हो सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथियोन। कई बार इसके लिए एंजाइम भी लगाते हैं, और वो एंजाइम प्रायः कैटालेज, पेरोक्सीडेज, सुपर डिस्म्यूटेज, शॉर्ट में इसको हम एसओडी भी कहते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एसओडी। तो आपने देखा कि एक नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल भी है और एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल है। नॉन एंजाइमेटिक में विटामिन सी, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कह रहे हैं, ये चीजें हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है। इसके अलावा ये तीनों एंजाइम भी हमारी बॉडी डेवलप कर रही है। तो बाहर से जो फ्री रेडिकल्स आएंगे उनको वो न्यूट्रलाइज करेंगे, स्कैवेंज करेंगे, मार लेंगे, खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। लेकिन अगर कभी दुश्मन भारी पड़ गया तो क्या होगा? साइटोटॉक्सिसिटी। क्यों? क्योंकि यह डैमेज करेंगे किसको? या तो प्रोटीन को, या फिर लिपिड को, या फिर डीएनए को, जिसके कारण साइटोटॉक्सिसिटी
जेनोटॉक्सिसिटी, डीएनए के ऊपर सीधे प्रभाव, जेनोटाइप जीनोम पे टॉक्सिसिटी, और कभी कभी कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर से रिलेटेड उनका उत्पत्ति, कार्सिनोमा, जेनेसिस मन उत्पत्ति। और जब कभी भी म्यूटेट या डैमेज सेल होते हैं और उनकी संख्या जब प्रोलिफरेट या बढ़ने लगती है तो कैंसर जैसी चीजें भी हो सकती है। आप इमेजिन करो कितना जबरदस्त चीज है। मैं समझता हूँ अब आप समझ रहे हैं कि जब कभी भी जैसे हम बाहरी कोई अटैक जब हमारी बॉडी पे आती है तो हमारी इंटरनल कुछ चीजें हैं जो उनसे लड़ने की क्षमता रखती है, और वह यदि ये एंटीऑक्सीडेंट हो और बाहर से आने वाला अगर ऑक्सीजन या उसका रिलेटिव हो, तो इस स्थिति में अगर वो दुश्मन जो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी, तनाव डेवलप होगी, उसी को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। आगे और क्लियर होगा। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना, इसके कारण जब कभी भी होगा तो हमारी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म प्रभावित होंगी और बेस डैमेज हो सकते हैं। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो सकता है, और कई बार तो ये बेस में डैमेज कर देते हैं। कैसे बेस में डैमेज कर देते हैं? ये रिएक्टिव ऑक्सीजन की स्पीशीज जिसको हम लोग आरओएस कहते हैं शॉर्टकट, ये कई बार जनरेट करता है ऑक्सीजन जैसी चीजें। जैसे मैंने सुपर ऑक्साइड की बात की, हाइड्रोक्सिल रेडिकल की बात की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की। आप देख रहे हैं सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल आयन में भी ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है ही। तो ये बेस को डैमेज करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये जिम्मेदार हैं, नाइट्रोजनस बेस जो आपके डीएनए है उनको डैमेज करते हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और रोल है कि हमारी बॉडी में जो सेलुलर मैसेंजर्स होते हैं जो रेडॉक्स सिग्नलिंग देते हैं, वे रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज उन पर जाकर काम करते हैं। इसलिए कुछ रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज जो हैं वो सेलुलर मैसेंजर पर रेडॉक्स सिग्नलिंग का काम करते हैं। आप ऐसा उम्मीद कर लीजिए कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, लाल बत्ती जली और हमको दिखा नहीं, हम उसको हरा समझ के गाड़ी निकाल लिए। तय सी बात है कि आगे जाके क्या होने वाला है? लाल बत्ती जली है और हम ना रुके, हम हरा समझ के जा रहे हैं, तो हमारे समझने से हरा थोड़े हो जाएगा। क्या होगा आगे? यस, एक्सीडेंट वही होगा। यहाँ पे ये जो सेलुलर मैसेंजर हैं जो रेडॉक्स सिग्नलिंग दे रहे हैं, वो उनकी सिग्नलिंग को प्रॉपर रूप से काम अगर नहीं करेंगे तो ये सेलुलर मैसेंजर को गड़बड़ा देंगे। तो मैसेंजर गड़बड़ हो गया तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। मैसेंजर माने जो समाचार ला रहा है, जो दूत है, जो खबर ला रहा है ना। हनुमान को भेजा गया था कहाँ? लंका। किस चीज के लिए? मैसेंजर बना के, ताकि आप जाओ पता करके आओ। तो हमारी बॉडी में जो भी सिग्नलिंग हो रही, रेडॉक्स सिग्नलिंग, उसके लिए हमारे यहाँ मैसेंजर है और उनके ऊपर ये जाके ऐड कर दे रहा है। अगर हनुमान पे अटैक हो गया था, जितने अटैक आप महाभारत रामायण में पढ़े हैं, अगर मैसेंजर पे अटैक हो जाता तो फिर आगे कहानी कुछ और हो जाती। इमेजिन कीजिए आप। यस, तो इसलिए हमने कहा कि कब कुछ रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज पर उनके सेलुलर मैसेंजर पर ये ऐड करके रेडॉक्स सिग्नलिंग को भी परेशान करते हैं। इसलिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वह डिस्रप्शन कर देता है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग का। जो नॉर्मल सेलुलर सिग्नलिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर देता है, परेशान कर देता है ना। लाइट लाल जली रही है, हम उसको हरा समझ के जा रहे हैं तो हम एक्सीडेंट करेंगे। बस वही समझ लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। Everyone produce some free radical naturally in their body. हम जब एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी में खुद ब खुद एंटीऑक्सीडेंट बनती हैं। इन्फ्लेमेशन के समय भी बनती हैं, जब कोई घाव लग गया, चोट लग गया तो। और ये फ्री रेडिकल अपने आप हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। इसलिए एक नॉर्मल है पार्ट का हमारी बॉडी का, जो बॉडी को इंटरेक्ट सिस्टम से
रखकर हमें हेल्दी और स्वस्थ बना के रखता है। बहुत अच्छी सी बात है। इसलिए आप इसको ऐसे समझिए, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। और ये सुपर ऑक्साइड जो हैं, जब कभी भी हमारी बॉडी में बनेंगे तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नामक एंजाइम, जिसको शॉर्टकट में हम एसओडी कह रहे हैं, उसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीज पाया जा सकता है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर देते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर देते हैं, H2O2। और आपको पता है कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को तोड़ना चालू कर देगा, इसको टॉक्सिक माना जाता है, आप पढ़े भी हैं। और कैटालेज एंजाइम, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, जिसमें आयरन पाया जाता है, यह इन्हें पानी में परिवर्तित कर देता है। तो H2O2 का अगर वाटर निकल गया और आपने इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आपको फिर से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा और ये ऑक्सीजन फिर इसी तरह से चक्र चलाता रहेगा। मतलब एक जगह आप इनको परेशान कीजिए, फिर न्यूट्रलाइज कीजिए, तो सुपर ऑक्साइड बाहर से आया। ये जो सुपर ऑक्साइड था वो बाहर से आया। कहाँ से आया? कहीं से बाहर से, सेल से आ गया। तो उनको चेंज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज किया गया, फिर उनको पानी और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया गया, और ये ऑक्सीजन पुनः ये साइकिल को चलाता रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये क्रिया एक बार स्टार्ट होती है फिर बढ़ती चली जाती है। कब तक बढ़ेगी? जब तक आप इस ऑक्सीजन को यहाँ रोक नहीं देते हैं, क्योंकि आप जब रोकेंगे तब ये क्रिया रुकेगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में तोड़ने के लिए ग्लूटाथियोन या पर ऑक्सीडेज नामक एंजाइम भी पाई जाती है। पर ऑक्सीडेज नामक एंजाइम भी पाई जाती है, जिसके पास ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज को शॉर्टकट में हम GPX भी बोलते हैं। इसके पास सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम बहुत माइन्यूट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात हमको समझ में आ चुकी है। आइए, एक ये बेचारा हेल्दी सेल था, जिसमें हेल्दी एटम्स घूम रहे हैं। ये देखिए दोनों ब्लू कलर से एटम्स, ये फ्री रेडिकल आके इनको परेशान करने की कोशिश करता है कि हम तेरा ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स को हम खींच लेंगे, है? या इसके तेरे अच्छी चीज को हम खींच लेंगे। खींच तो लिया इसने, लेकिन उसको फिर से वापस दिला दिया किसने? एंटीऑक्सीडेंट ने। तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का पाया जाना बहुत अच्छा है कि जो भी फ्री रेडिकल बाहर से आएगा उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये आपका बहुत ही अजीज दोस्त है एंटीऑक्सीडेंट। आइए एक और स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, यहाँ डीएनए डैमेज हो रहा है, और ये डीएनए को डैमेज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखिए कि यहाँ से यूवी लाइट सन से आ रही है, जिसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों प्रेजेंट है। ये आके डैमेज कर रहे हैं। ये हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, एयर पॉल्यूशन काउज कर रही हैं, और एयर पॉल्यूशन के कारण कई तरह के गैस, जिसमें यूवी लाइट, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट, हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी आके डैमेज कर रहे हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूडिंग रेडियोथेरेपी, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, वो भी आके डैमेज कर रहे हैं। सिगरेट वगैरह की स्मोकिंग अगर करते हैं तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्सीजन देते हैं, ये भी डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो निकल रहे हैं मेटाबॉलिज्म में हमारी, है ना, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हुआ, है ना, और ऑक्सीजन निकल के वो भी आके डिस्टर्ब कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्रेब्स चक्र जैसी इंपॉर्टेंट घटना चलती है, वो भी आके इनको परेशान कर रहे हैं। और हमारा कुल मिला के डैमेज कौन हो रहा है? डीएनए। और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, उसकी मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनना, पॉलीपेप्टाइड बनना, आपकी बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल कराना। आप समझ रहे हैं कि आपका जीनोम, आपकी पूरी की पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है।
इसलिए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कई तरह से हो सकते हैं। आइए, अब अगर ये बन ही गए तो हमें क्या क्या देंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कई तरह के पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन लाएगा हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन, लिपिड और डीएनए को तो वो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में डैमेज तो कर ही रहा है, और ये जो 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में डैमेज हो रहे हैं, तो पार्किंसन डिजीज, एल्माइजर, जीन म्यूटेशन, कैंसर, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, फ्रेजाइल एग सिंड्रोम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कई तरह के रोग होने की संभावनाएं हैं, जिसको हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज भी कह रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग पढ़े हैं कि जो डीएनए होता है उसमें 2 प्रकार के बेसिक नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम प्यूरीन और दूसरे को हम कहते हैं पायरिमिडिन। तो जो प्यूरीन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन, और 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये 3 है। आपने चारगाफ्ला में भी पढ़ा था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो साथियों, ये गुआनिन के 8वें नंबर पे जाके ऑक्सीजन ग्रुप दे देता है उसके कार्बन को, और थायमिन जो अकेला नहीं बल्कि उनके साथ ऑक्सीजन जोड़ के थायमिन ग्लाइकोल बना देता है। ये बहुत अच्छी तरह से पाया गया है। और ऐसा ही नहीं, टेंडम डीएनए के लेशन भी पाए गए रेडिएशन के कारण, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, और खास करके जब हम सब्सटेंशियल फ्रीक्वेंसी बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन हम मेटल कैटालाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं तो टेंडम डीएनए के लेशन पाए जाते हैं। टेंडम डीएनए का लेशन क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ के भगवान राम का नाम ले रहे हैं, तो आप कितना बार राम बोलते हैं, राम 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 राम। ये टेंडम सीरीज चल रहा है आपका, जो यहाँ शुरू हुआ फिर खत्म, फिर शुरू, फिर खत्म, फिर शुरू, फिर खत्म। जैसे आप प्रेयर कर रहे हैं स्कूल में लाइन से, तो आप जब भी प्रेयर करते हैं तो एक बच्चा आगे रहता है, उसके पीछे वाला उसके पीछे, उसके पीछे वाला उसके पीछे वाला, तो टेंडम लाइन कहलाती है। तो देखिए, ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि इसने गुआनिन को और थायमिन को चेंज कर दिया, थायमिन और गुआनिन दोनों चेंज हो गए। गुआनिन में उसके 8वें पोजीशन पे आपने ऑक्सीजन जोड़ के इसको 8 ऑक्सो गुआनिन बना दिया, और थायमिन में आपने उसको ग्लाइकोल बना दिया है। अब ये बताइए, क्या ये गुआनिन अब साइटोसिन से दोस्ती करेगा? क्या ये एडेनिन अब, ये थायमिन अब एडेनिन से दोस्ती करेगा जो कल तक उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस था? इसलिए, और एक चीज आप समझिए, अंडर एन ऑक्सी कंडीशन, जब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो डबल बेस लेसन इन स्पीसीज इन विच C8 गुआनिन को लिंक कर जाता है 5 मिथाइल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट थायमिन से। ये जो गुआनिन जो था, कल तक वो साइटोसिन को खोजता था, अब वो 3' थायमिन को खोजना चालू कर देता है। जो थायमिन नॉर्मल कंडीशन पे एडेनिन से दोस्ती करता था, वो C8 गुआनिन को दोस्ती करने लगेगा। और मजेदार बात आप सोचिए कि इस गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ करते थे, और यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया। इसलिए साथियों, बहुत अजीब स्थिति यहाँ डेवलप हो रही है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट बताइए कितना जबरदस्त इसमें आ रहा है। यस, जिसके कारण हमारी आंख, मस्कुलर डिजेनरेशन, कैटरैक्ट्स, हार्ट में हाइपरटेंशन, इस्चीमिया, हार्ट डिजीज, स्किन में स्किन एजिंग, सोरासिस, मेलानोमा, किडनी में किडनी डिजीज, नेफ्राइटिस, जॉइंट्स में अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंग्स में अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, ब्रेन में एल्माइजर, पार्किंसन, ADHD, ऑटिज्म, कैंसर, माइग्रेन, इम्यून में ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, मल्टी ऑर्गन में डायबिटीज, एजिंग, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम जैसी खतरनाक बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल डैमेज से
होती हैं। ये हमारी कई ऑर्गनों को बर्बाद कर रहा है। आप देख रहे हैं, हार्ट से लेके किडनी तक, ब्रेन से लेके लंग्स तक, है? कितना खतरनाक है ये। इसलिए जब कभी भी फ्री रेडिकल आए, आप अपनी अंदर की इम्यून सिस्टम को ना कहना चाहिए हमें, आप एंटीऑक्सीडेंट को डेवलप करके रखिए, क्योंकि इसका केमिकली क्या इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। केमिकली इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो एसोसिएटेड होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। यहाँ पे हमारी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज की संख्या बढ़ने लगेगी, या हम कहेंगे सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। जब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो जो हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट थे उनकी मात्रा साइमल्टेनियसली क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस थे, जैसे ग्लूटाथियोन, इनकी मात्रा कम होने लगेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ग्लूटाथियोन की मात्रा कम होगी। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होगा, डिपेंड करता है कितने साइज का चेंज आया है। with a cell being able to overcome इस small disturbances को, या उसके अपने ओरिजिनल साइज को फिर से प्राप्त कर लेगा। हल्का चेंज है तो सेल बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बड़ा है तब तो बड़ा तकलीफ है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि बहुत सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से सेल की मृत्यु तक हो जाती है। हल्का फुल्का होने से एपोप्टोसिस जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा होने से ये कोशिकाओं को मार देता है, अर्थात नेक्रोसिस हो सकता है। तो बच्चों ये बताओ कि इससे हुआ कैसे, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें हमारे पास होगा कैसे। एक तो आप ऐसा समझ के रखियो कि आपकी बॉडी में थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ द रिएक्शन चल रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शन किसकी वजह से हुए। तो सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ जेनोबायोटिक्स। अब हम जेनोबायोटिक्स किसको बोलेंगे, कोई भी फॉरेन केमिकल सब्सटेंस, जैसे ड्रग हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकता है, या डीबीसिंग हो गया है, कोई केमिकल हो सकता है, रसायन हो सकता है। आप कहेंगे सर हम चेहरे पे पाउडर डाल रहे हैं, यस दैट इज अ टाइप ऑफ जेनोबायोटिक्स। आप डीओ लगा रहे हैं, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ जेनोबायोटिक्स। उससे क्या होगा, जब भी बाहर से एजेंट आएंगे आपकी बॉडी उनके लिए कहीं ना कुछ ना कुछ तो करेंगी। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आप कभी भी आपकी बॉडी में जब कभी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो आपकी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तीसरा कारण है रेडिएशन, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को करता है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी या स्ट्रेस आती है। तो रेडिएशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर बाहरी हम जेनोबायोटिक्स का प्रयोग करें, तो ये सब कहीं ना कहीं लाके हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रभावित करते हैं। आइए एक छोटा सा चित्र देख के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट का सार है। ये आरओएस का क्या मतलब है, आरओएस का क्या मतलब है, आपने आरओएस के बारे में अभी जस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आरओएस क्या था, यस आरओएस क्या था, हम लोग अभी यहाँ जस्ट पढ़े थे। ये आरओएस, इसके साथ फ्री रेडिकल आ रहे थे। तो ये जो आरओएस जो था, जिसको कि हम ऑक्सीजन, है ना, या हम लोग आर का मतलब आप क्या समझ रहे थे, यस आरओएस जो है वो ऑक्सीजन को लेके आ रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस। जब कभी भी आ रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन का स्पेसिस कौन कौन हो सकता है, हमने कहा सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो भी आ रहे हैं ये आकर करते क्या है ना, ये आकर करते क्या है।
तो सबसे पहला चीज कि इनको आरओएस को लाने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को लाने के लिए आपके पास दो प्रकार के एजेंट हैं, एक आपके सेल के अंदर है और दूसरा सेल के बाहर है। जो सेल के अंदर हैं उनको हम इंडोजिनस कहेंगे, ऑब्वियसली जो बाहर से आएंगे उनको हम एक्सोजिनस कहेंगे। तो जो इंडोजिनस है उनको हम जो एक्सोजिनस है जो बाहर से आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, जिसको यूवी लाइट बोलते हैं आप, इंफ्रारेड बोलते हैं, विजुअल लाइट बोलते हैं, कई प्रकार के इन्वायरमेंटल टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, केमोथेरेटिक्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, माइक्रोब्स का आक्रमण, इसको केमोथेरेपेटिक्स को हम जेनोबायोटिक्स भी बोल रहे थे। तो जो भी बाहरी कारक हैं ये अगर आएंगे तो यहाँ पे हमारा आरओएस का डेवलपमेंट हो सकता है। कई बार हमारी सेल की अपनी मेटाबॉलिज्म के कारण भी, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, पेरोक्सिसोमल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम कई प्रकार के होते हैं, उसका 450वां मॉलिक्यूल, NADPH, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, साइक्लोऑक्सीजिनेज, लिपोऑक्सीजिनेज, आयरन मॉलिक्यूल, ये सब हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब जब कभी भी ये बाहर से आ रहे हैं, है ना, तो इनके लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम भी है और एंटीऑक्सीडेंट नॉन एंजाइम भी है। आपने पढ़ा था ग्लूटाथियोन, जिसको GSH हम कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C के नाम से आप जानते हैं, विटामिन E के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा मेटेलोथियोनीन, ये चार जो है ये नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके नेट वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कौन होंगे, तो SOD, जिसे हम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के नाम से याद करते हैं, GSHPX, जिसे हम ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज कहते हैं, कैटालिस, ये प्लांट के अंदर फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, कई बार इसको रिपीट करूंगा। तो ये जब ये आएंगे तो इनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे, तब आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक तराजू की स्थिति है, कौन भारी, एजेंट भारी या एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भारी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्सोजेनस या इंडोजेनस एक्सटर्नल एजेंट बढ़ गए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, इसकी स्पेसीज की संख्या बढ़ने लगेगी और उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में DNA का डैमेज होना, लिपिड का डैमेज होना, प्रोटीन का डैमेज होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं कि यदि DNA डैमेज हो तो क्या क्या संभावनाएं हैं। नंबर 1, सिंगल या डबल चेन उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, अभी पिछले स्लाइड पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि जो थायमीन था और गुआनिन था, वो गुआनिन 6-ऑक्सो हो गया था और थायमीन ग्लाइकोल में परिवर्तित हो गया था। तो साथियों, जो अपनी चर्चा चल रही थी, तो ये बताइए, ये ग्लाइकोल बन रहा है तो ग्वानिन जो है 8वां ऑक्सीजन उस पे लगा हुआ है, तो बेस में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब प्यूरिन कई बार लॉस भी हो जाता है। प्यूरिन कौन होते हैं, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, और लॉस भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि ये कई बार इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल के बने हुए, सिंगल एटम, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन के पास। अच्छा चलिए, लिपिड कहाँ पे पाया जाएगा, पहले तो ये हम देख लें। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की सिंगल बनी हुई, डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई जो बीज कोशिकाएं, ऑल द सेल ऑर्गेनेली, उसमें लिपिड का पर ऑक्सीडेशन होने की संभावना बढ़ जाती है और ये रिएक्ट करते हैं बायो मेम्ब्रेन से और वहां पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं। शॉर्टकट में हम इसे पूफा बोलते हैं, पूफा।
पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और लिपिड पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। ये देखिए 4 प्रकार के केमिकल का यहाँ नाम है, जैसे एमडीए। एमडीए का मतलब मैलोना एल्डिहाइड, एचओडीई हाइड्रोक्सी ओक्टा डेका डियोनिक एसिड, 4HNE, एचईडी का मतलब 4 हाइड्रोक्सी नैनो एनल, और ये तो आपने पढ़ा ही था 8 आइसो PgF2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 आइसो है ना क्या चीज, ओस्टेन F2 अल्फा, इन सभी की मात्रा यहाँ बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि लिपिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। चलिए, आपने डीएनए को डैमेज देख लिया, लिपिड को डैमेज देख लिया, अब एक स्थिति बची थी किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन होगा, और वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा, कि उनके पेप्टाइड चेन में फ्रैक्चर हो जाएगा। आप पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, कई प्रकार के पेप्टाइड की संरचनाएं होती थी। जो प्रोटीन सिंथेसिस करके जब आता था तो प्राइमरी संरचना थी, और वही सेकेंडरी अल्फा बीटा कॉइलिंग के द्वारा वही टर्सरी, वही क्वार्टरनरी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं, और उनके पेप्टाइड के चेन में फ्रैक्चर हो रहा है, क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे क्या होगा? जो उनकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन थी वो परिवर्तित हो जाएगी। अब प्रोटीन की संरचना बदली तो इम्यूनोजेनेसिटी चेंज भी हो जाएगी, इसलिए ये आइसोडाइट्रायोसिन जैसी चीजों में इनमें निर्माण बढ़ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा भी बढ़ेगी प्रोटीन के डैमेज होने से। तो दोस्तों, एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो स्पेसीज है ऑक्सीजन की रिड्यूसिंग, आपका ROS जो है वो बाहरी कोई कारकों के कारण अपने लिए डिफेंस डेवलप करता है। बैलेंस हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये 3 चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अब आगे हम इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के लास्ट में इन सभी का अकाउंट ले लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये शॉर्ट नोट्स में अगर आ रहा है तो आपका ये चार्ट अपने आप में सारी बात को, सारी राम कहानी को कह दे रहा है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये एरो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एरो क्या बता रहा है कि ये हम इधर आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, हम इनसे मिल रहे हैं, और अगर हम इन दोनों बराबर बराबर हैं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन मॉडल है ये, बहुत बेहतरीन सा चार्ट है। तो बेटा किसी तरह से इस चार्ट को तो दिमाग में रख लेना, तो बाकी सारी चीजों को आप अपने आप लिख पाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये 3 प्रकार के डैमेज काउज करेंगे, लिपिड में डैमेज, प्रोटीन में डैमेज, और डीएनए में डैमेज। और डैमेज कैसा? ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्यों ऑक्सीडेटिव डैमेज? इसलिए कि ऑक्सीजन के स्पेसिस आ रहे हैं वहां पे। जैसे सबसे पहले हम लिपिड की बात करते हैं, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये इस तरह से आप हेड टेल बनाए थे ना, हेड टेल, और इधर से भी इसी तरह से हेड टेल होता था, डबल फॉस्फोलिपिड लेयर था, 2 फैटी एसिड्स थे ये। तो ये लिपिड की जो बाई लेयर होती है मेम्ब्रेन, इसमें फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, जिसके कारण फैटी एसिड्स का चेन बनता है। तो प्रारंभ में होता क्या है कि आर पूफा जो है, अल्काइल पूफा, पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो रेडिकल है, वो ROO में एक इंटरेक्शन पूफा विथ फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं अदर मीन्स में। प्रोडक्शन ऑफ R पूफा रेडिकल COA बाय इंटरेक्शन ऑफ पूफा एक फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो अब ये जो R है और इनका COO है, ये डिग्रेड हो जाते हैं किसमें? मैलोन डाई एल्डिहाइड में, और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है फैटी एसिड्स ब्रेक होने का, और जिसके कारण फ्री रेडिकल के कारण ये ब्रेक होता है, क्योंकि इनका अल्काइल ग्रुप आएगा CH3C2H5 जो भी होगा, और यहाँ पे वही RCO आएगा। तो इनके
जो पोली अनसैचुरेटेड जो थे, जो अनसैचुरेटेड थे, आके उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल ऐसे ही निकलेगा। अब जो सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, आप उसको उनमें से कुछ ले लीजिएगा तो अनसैचुरेटेड तो हो ही जाएंगे। अब इसके कारण जब अनसैचुरेटेड होंगे तो वही वहां पे डिग्रेड करके एक निकाल देते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल जो फ्री रेडिकल के कारण है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसको डिग्रेड करेंगे और कैसे वो इंडिकेटर हैं। तो आइए, ये पूरी स्टेप 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और वो फ्री रेडिकल जो है दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा और वो जाके अपने पड़ोसी को परेशान करेगा और इस तरह से वो पड़ोसी अगले पड़ोसी को और अगला पड़ोसी अगले पड़ोसी को कब तक परेशान करेगा, जब तक कि मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो कार्बन या पेरोक्सी रेडिकल के साथ आके क्रॉस लिंक होके उसको खत्म न कर दे, उसके साथ कंजुगेट प्रोडक्ट न बन जाए। जैसे मान लीजिए कैसा एग्जांपल लें कि एक बदमाश सा बच्चा है, वो तो कुछ भी करेगा, तो उसको कुछ टास्क दे दीजिए, कोई भी टास्क दे दीजिए कि भाई तेरे कोई काम करना है, अगर वो बड़ा बढ़िया वो काम को कर रहा तो वो काम में बिजी तब तक बदमाशी करेगा जब तक उसको काम नहीं देंगे आप। अब वही यहाँ पे हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं से कार्बन या परऑक्सी रेडिकल क्रॉस लिंक करा देंगे तो कंजुगेटेड जब प्रोडक्ट होगा तो फिर वो रेडिकल वहां काम करना बंद करेगा। अदरवाइज ये जो रिएक्शन था वो चलता रहेगा। आगे आइए हम लोग और आराम से समझते हैं। अब ये लिपिड जो परऑक्सी रेडिकल हैं, जो भी लिपिड के परऑक्सी रेडिकल हैं, वे दूसरे लिपिड से या प्रोटीन से या न्यूक्लिक एसिड से propagating thereby the transfer of electron and bringing about the oxidation of substrate। कभी आपने लाइन से जो साइकिलें रहती है उसको देखा है क्या? आप पहली वाली साइकिल को धक्का मार देना तो अंतिम में जो अंतिम साइकिल है क्यों गिरा, ये इसको ये इसको ये उसको वो उसको उसको करते 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 लास्ट साइकिल गिरा देता है। शायद इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैस्केड इफेक्ट कहते हैं। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को इस तरह से टच किया। तो प्यारे बच्चों, ये सोचो कि ये परऑक्सी रेडिकल जो है ये दूसरे लिपिड से या प्रोटीन से या न्यूक्लिक एसिड से जब ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की घटनाओं को बढ़ाता रहेगा और उन चीजों का ऑक्सीडेशन करता रहेगा, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चरली जो लार्ज अमाउंट ऑफ पूफा से बने होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेटिव अटैक से, जिसके कारण उनके मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी, सेलुलर मेटाबॉलिक सब परिवर्तित हो जाएंगे, सभी में परिवर्तन आ जाएगा और ये हमको दिखेगा। जैसे देखिए, ये अनसैचुरेटेड लिपिड है और ये अनसैचुरेटेड लिपिड जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन, आपने सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल है ना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी चीजों को लिया था, अब ये हाइड्रोक्सिल आयन से मान लीजिए मिल रहा है, तो इसका ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये दोनों मिलके क्या निकाल दिया, वाटर। अब ये जो है अनसैचुरेट पूफा था, लेकिन अब क्या बन गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन गया। तो ये लिपिड रेडिकल अब अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ हो सकता है कि ऑक्सीजन भी आके कंबाइन कर जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपने दिया था, दोनों ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन कर गए और ये यदि अनसैचुरेटेड लिपिड से फिर प्रतिक्रिया करेगा तो लिपिड पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब मैं आपकी पिछली स्लाइड में यही बताना चाह रहा था कि लिपिड का पेरोक्साइड रेडिकल जो है वो दूसरे रेडिकल से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से मिलने के बाद धीरे धीरे प्रोपगेट होता चला जाता था और इसके पिछले स्लाइड में ही बताया था कि ये पहले फ्री होंगे फिर प्रोपगेट होंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि आप उनको टर्मिनेट नहीं कर दे रहे। तो इसलिए ये दोनों बने तो ये एक तो लिपिड पेरोक्साइड बनेगी या फिर एक क्रिया इस तरह से प्रमोट होते रहेगी या फिर एक क्रिया इस तरह से प्रमोट होते रहेगी। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर ये नहीं आता
तो क्या पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता? नहीं। ये लिपिड रेडिकल बनते? नहीं। तो क्या इनसे ऑक्सीजन कंबाइन करता? नहीं। तो अब ये कंबाइन नहीं करता तो क्या लिपिड पेरोक्साइड का फॉर्मेशन? ये कितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बाहर से आया, आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट एजेंट है? ओके, अब देखिए, ये हम लिपिड के बारे में चर्चा की है, अब हम प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है पहले से कि एक तरफ NH2 एक तरफ COH, बीच में अल्काइल ग्रुप रहता है। तो जब कभी भी ऑक्सीडेटिव अटैक होता है किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तो यह प्रोटीन साइट स्पेसिफिक एमिनो एसिड में मॉडिफिकेशन ला देता है, फ्रेगमेंटेशन कर देता है पेप्टाइड चेन का, एग्रीगेशन कर देता है क्रॉस लिंक्ड रिएक्शन प्रोडक्ट का, उनके अंदर जो विद्युत चार्जेज होती हैं उनको परिवर्तित कर देता है और उनकी संवेदनशीलता ससेप्टिबिलिटी को प्रोटियोलाइसिस में परिवर्तित कर देता है। मतलब प्रोटीन को तोड़ने की बात आ गई, पेप्टाइड्स को तोड़ने की बात आ गई अमीनो एसिड में, और उसके लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, हमने जो प्रोटीन बनाया था, प्रोटीन वाज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में अगर पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया या उनकी क्रॉसलिंक आपस में टूट गए, उनके चार्जेज बदल गए, उनकी टूटने की संभावनाएं बढ़ गई, तो क्या प्रोटीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहा? नहीं। अब प्रोटीन डैमेज, प्रोटीन अल्टर्ड, तो वेरी मच ऑल थिंग्स मे बी अल्टर्ड। अब जैसे सल्फर कंटेनिंग कुछ अमीनो एसिड्स हैं, कुछ में थायोल ग्रुप पाया जाता है, बड़ी सेंसिटिव होते हैं वो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ना, जैसे ट्रिप्टोफान वगैरह के बारे में आप चर्चा किए होंगे। तो थियोल ग्रुप जो है वो बहुत ही सेंसिटिव या सब ससेप्टेबल होते हैं, खास करके ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सल्फर जो सेंटर होता है वो सुपर ऑक्साइड है ना, ऑक्सीडेशन आयरन सल्फर सेंटर है, और सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रॉय करता है एंजाइमेटिक उनके फंक्शन को। इस तरह से देखिए, ये डिस्ट्रॉय कर देगा किसको किसको? प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बदला तो फंक्शन भी बदला, खास करके एसेंशियल प्रोटीन्स का और एंजाइम का। इसका मतलब जब आपकी प्रोटीन ही डैमेज हो गई तो आपके होल सेल का मेटाबॉलिज्म भी अपने आप क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक होगा? क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, जो हमारी जो कॉन्सेप्ट थी वो आज भी चल रही है, उसको हम बदल नहीं सकते। दोस्तों देखिए, ये टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, अल्फा बीटा प्लेटिंग जो हम लोग पढ़े हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो कभी भी ऑक्सीडेशन के कारण इनमें जो डैमेज या मिस फोल्डिंग अगर प्रोटीन की हो तो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होने की एक चांस है, हम एक दिशा में ये कहें। अब देखिए, अगर ऑक्सीडेटिव डैमेज मिस फोल्डिंग प्रोटीन की हो तो सम नॉन ऑक्सीडाइज अनफोल्ड प्रोटीन जो हैं वो सबस्ट्रेट पोलीयूबिक्विनोनेशन करते हैं, यूबी 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 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो अगर कोई चीज बढ़ने लगी तो 16S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ 20S, यहाँ 26S। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब इन दोनों से जब ये इस तरह से डैमेज कर रहे हैं तो दो संभावनाएं और निकल रही हैं। संभावना नंबर 1 कि लाइसोसोमल डिग्रेडेशन कैसे होगा? ये लाइसोसोम है जो ऑटोफेगोसोम का काम करता था, बाहर की चीजें आती थी इनको खा जाता था। तो ये लाइसोसोम जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंडोसाइटोसिस जो हो रही है अंदर की तरफ जो आ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें 3 छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और वो इंडोसोम बन के अंदर आए। तो ये इंडोसोम जो थे वो लाइसोसोम जैसी चीजों को भी क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर ले रहे हैं। और इसके लिए ये चैपेरॉन बाइंडिंग जो 70 HSC70 और को चैपेरॉन की जो बाइंडिंग थी वो आके यहाँ पे अटैक हो रही है, जिसके कारण ये पूरे के पूरे लाइसोसोम को इनको खा जा रहे हैं।
तो हम चूंकि छोटे छोटे ऑर्गेनेली को एक खा रहे थे, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो ऑटोफेगी कह रहे थे। और ये चूंकि बड़े चीज को खाते तो इनको मैक्रो ऑटोफेगी कह रहे थे। तो ये डायरेक्ट अपटेक ऑफ साइटोसोल इनटू लाइसोसोम और एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म कैसे होता है, ये आज तक अनक्लियर है। यानी हमने ये समझा कि प्रोटीन की डैमेज या मिसफोल्डिंग उनकी कई तरह की कैरेक्टर्स को चेंज कर रही है, और इवन लाइसोसोम की संख्या भी कम हो जा रही। लाइसोसोम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए चेपरॉन जो ये प्रोटीन की थी चीजें जो कि ऑटोफेगी को किस तरह से हम इनको खाना है, खाना इंडोसोम को खा जाओ, तो इंडोसोम ने लाइसोसोम को खा लिया। ये सारी चीजें किसके कारण हुई? अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता प्रोटीन तो कभी उनकी डैमेज या मिसफोल्डिंग कंडीशन नहीं आती। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन या फॉस्फेटाइजेशन या फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो भी आप इसको कह रहे हैं, ईटीएस कह रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वो ऑक्सीजन स्पेसीज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में यूवी लाइट है ना, यूवीए, यूवीबी, जो भी रेडिएशन है उनके द्वारा आरओएस का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए एंटी आरओएस हमारे पास एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक दो प्रकार के हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर लिए तो आगे की कोई बात घटित नहीं हो पाएगी, ये दोनों घटनाएं घटित नहीं होंगी। अगर एंटी आरओएस किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा है तो फिर ये बात आगे जाएगी, और आरओएस जो है ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज, तो ये प्रोटीन का क्या करेगा? मिसफोल्ड कराएगा, या प्रोटियोम को प्रोटीन और प्रोटीन में तोड़ रहा है, और इनकी मिस अनफोल्डिंग जो है वो भी इसको तोड़ रही है, और प्रोटियोलाइसिस हो रही है। प्रोटियोलाइसिस जो 26 और 20 हम लोग जो पिछले चित्र में देखे थे। अब ये बताइए, अगर ये प्रोटीन ही टूटने लगा जो कि कल हमारे फेनोटाइप के लिए जिम्मेदार था, आप कहेंगे हमारे फेनोटाइप के लिए प्रोटीन कैसे जिम्मेदार है? आपके बाल काले हैं, क्यों है काले? इसलिए कि वह एक स्पेसिफिक प्रोटीन के बने हैं। आपका रंग गोरा काला कुछ है, वो भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन का बना है। तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी में फंक्शन करने जा रहा था, लेकिन आपने उन्हीं को तोड़ डाला, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का फेनोटाइप तो प्रभावित होगा। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे जीनोम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन का सिंथेसिस करती थी, और अगर कहीं म्यूटेशन हो जाता था तो बहुत सारी बातें होती थी। तो म्यूटेशन यदि हुआ तो मिसफोल्ड प्रोटीन का होगा, और इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी के कारण वो हो रहा है, और वो भी आके प्रोटीन को प्रभावित कर रहे हैं। और नॉर्मल अगर हो रहा है तो चेपेरॉन जो है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि आरओएस की हमारी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट की, अगर मान लीजिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे कि ये जो थे एंटीऑक्सीडेंट जो थे ये सफिशिएंट अमाउंट में होते तो फिर आगे की ये कोई घटना घटित नहीं होती। चूंकि एंटी आरओएस इसने नहीं रोक पाया ऑक्सीडाइजिंग स्पेसीज को, तो जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी कोई हमारी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारे फेनोटाइप बदल रहे हैं, इसके लिए हमारा कहीं ना कहीं इस जीनोम से आधा, या तो जीनोम के द्वारा बदलेगा या फिर एक्सटर्नल जो जेनोबायोट्स हैं उनके कारण बदलेगा, जो भी कारण हो। तो अब लास्ट बचता है डीएनए का डैमेज। हमने पहले ही आपसे चर्चा कर लिया है कि एक्टिवेटेड जो ऑक्सीजन है वो एजेंट हैं जो जेनरेट करते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, सच एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये कई तरह के लेसन डीएनए में देते हैं, और जिसके कारण उनका डिलीशन हो सकता है। डिलीशन मतलब एक लॉस हो रहा है किसी जेनेटिक मटेरियल का, उनका कोड का, या उसके प्रोडक्ट का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का सीक्वेंस का। डिलीशन होने से कई सारी चीजें हो रही हैं, तो डिलीशन एक सबसे बड़ा कारक हो सकता है। और क्या हो सकता है?
दूसरी घटना हो रही है म्यूटेशन। इसमें जीन डीएनए का स्ट्रक्चर ही जीन का स्ट्रक्चर ही बदल गया, या अन्य लेथिक कोई भी लीथल जेनेटिक इफेक्ट भी पाया जा सकता है। मतलब या तो डिलीशन करेगा या म्यूटेशन करेगा या कोई भी लीथल इफेक्ट लाएगा। हमने पहले ही चर्चा किया था कि ये ऑक्सीजन बेस पर काम करता है और खास करके गुआनिन को 8 हाइड्रोक्सी गुआनिन बना देता था। लेकिन इसके अलावा यह हाइड्रोक्सी मिथाइल यूरिया, प्लेन यूरिया, थायमीन ग्लाइकोल, थायमीन और एडिनिन रिंग ओपन कर देता था। सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स भी बना देते थे। अब आप देखो थायमीन एडिनिन की जो रिंग थी, आपने पढ़ा था ये एडिनिन और गुआनिन दोनों डबल रिंग थे और थायमीन सिंगल रिंग था। इनके रिंग को ही ओपन कर दे रहा है, तो बॉन्डिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगी उनके डीएनए की। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस डैमेज टू डीएनए हैज बीन इंडिकेटेड दैट बोथ शुगर एंड बेस जो मॉइटीज हैं, क्योंकि तीनों मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते थे, ये बड़ा ससेप्टेबल होते हैं किसके, ऑक्सीडेशन के। अगर बेस डिग्रेड कर गया तो सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेक हो जाता है और प्रोटीन का क्रॉस लिंकिंग भी पाई जाती है। तो डीएनए के डैमेज से बड़ा जबरदस्त चीज हो रही है। अब देखिए, कई बार इसमें म्यूटेशन जैसी घटनाएं भी होती हैं। खास करके हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि म्यूटेशन जो है वो अचानक हुआ उत्परिवर्तन, तो म्यूटेशन एराइजिंग फ्रॉम सेलेक्टिव मॉडिफिकेशन ऑफ जी। अब देखिए, सी साइट्स जो है वो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन डीएनए, और वो भी किसका, ऑक्सीजन स्पेसीज के कारण, आरओएस के कारण। अब ये आरओएस आके इंटरफेयर करता है नॉर्मल सेल के सिग्नलिंग में, जिसके कारण उनका जीन में, उनके जीन के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में परिवर्तन आ जाता है। रिडक्स रेगुलेशन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिवेटर और ऑक्सीडेटिव मॉड्यूलेशन हो जाती है। प्रोटीन के काइनेज में कैस्केड्स के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा किए हैं। इसका ये मतलब ये हो रहा है कि इसके रिजल्ट के कारण जो जेनरेशन जो है, जहां मोर आरओएस हैं, वो इंक्रीज कर देंगे लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और कई बार इसके कारण सेल भी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि इनका मिक्स फंक्शन देखा गया है, मिला जुला। जो ऑक्सीजनेज है जिसमें आयरन की मॉलिक्यूल उपस्थित है, हीमोग्लोबिन आयरन, तो ये जो आयरन मॉइटी हैं ये ऐड करता ऑक्सीजन एटम को इनटू एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग NADPH एज इलेक्ट्रॉन डोनर। बड़ा अजीब टाइप की स्थिति है। और कई बार ये जनरलाइज रिएक्शन कैटेलाइज करता है साइटोक्रोम P450 में। इसलिए देखा गया है, ऐसा पाया गया है, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि जो साइटोक्रोम 450 P साइटोक्रोम या साइटोक्रोम P450 जो हैं, वो प्लांट में सीनामेट 4 हाइड्रोक्सिलेज है ना की तरह होते हैं, जो फ्लेवोनॉइड और लिग्निन की बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अब फ्लेवोनॉइड और लिग्निन बायोसिंथेसिस हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी गिने जाते हैं। तो प्लांट में NADH या NADPH जो है, उनका ऑक्सीडेज जो है वो एनालॉग होता है एनिमल के एंजाइम के। जैसे हीट शॉक जेनोबायोटिक ट्रांजिएंटली एक्टिवेट करता है दिस सुपर ऑक्साइड जनरेशन को, और आगे भी ऐसे ही चलते रहता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो सुपर ऑक्साइड है जो जनरेट करते हैं रिएक्शन में, ये सिग्नल भी देते हैं प्लांट सेल में और रिस्पॉन्स भी देते हैं बायोलॉजिकल या फिजिकल या केमिकल स्ट्रेस को। जैसे देखिए कि यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा बाहरी सोर्स है जिसको एक्सोजेनस सोर्स कह रहे हैं, और ये हमारा अंदर का सोर्स है जो इंडोजिनस सोर्स कहला रहा है। तो सवाल आता है बाहरी सोर्स क्या कहलाएगी, जैसे इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे,
अल्फा रे, यूवी रेडिएशन, कोई केमिकल्स या ड्रग, ये बाहर से सेल में आते हैं। तो ये देखिए रेड कलर की कुछ चीजें आपको यहाँ बनी बनी दिखाई दे रही हैं। तो बाई स्टैंडर्ड सेल जो है, इसमें केमोकाइन या साइटोकाइन ये पीले रंग के बन रहे हैं। और जब कभी भी इंडोजिनस सोर्स में जैसे ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म या इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन के कारण ये जो सेल है, ये दोनों आपस में मिलके, है ना, आरओएस या आरएनएस से ये बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनना शुरू हुए, जिसको हम रेड कलर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी इंट्रासेलुलर रेडिकल स्कैवेंजर्स जो हैं, जो या तो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है या विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम में कौन है, जैसे कैटालेज वगैरह है, तो आके ऑक्सीजन को तोड़ना शुरू करेगा, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं भयंकर संख्या में आए हैं रेड कलर के, यानी ऑक्सीजन की स्पीशीज की संख्या अच्छी है और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंट्रासेलुलर फ्री रेडिकल्स की संख्या कम है। तो कुछ को न्यूट्रलाइज करेंगे, बाकी के साथ तो अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये डीएनए पे कहीं ना कहीं आके प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव क्लस्टर डीएनए लेसन हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में OCDLS कह रहे हैं, और आइसोलेटेड डीएनए लेशन भी हम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डैमेज किया था तो ये जगह यहाँ खाली हो गई है, ये डैमेज यहाँ ऑक्सीडाइज बेस हो गए। तो या तो आइसोलेटेड डीएनए के लेशन होंगे, या फिर आप देखिए यहाँ मल्टीपल साइट्स हो रहे हैं क्लस्टर के फॉर्म में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये ऑक्सीडाइज बेस है और ये नॉर्मल बेस रह गया, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड बेस खाली गायब हुए हैं। तो इसकी जो साइट है, ये SSB और ऑक्सीडाइज साइट जो है, AP साइट और AP साइट SSB, ये सब जो है, तो अब डीएनए को डैमेज कर दिया गया किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के कारण। तो या तो ये रिपेयर होंगे या फिर रिपेयर नहीं होंगे। अगर रिपेयर हो गए तो डीएनए का डैमेज रिपेयर हो गया, बात खत्म है। लेकिन अगर डीएनए के रिपेयरिंग नहीं हो पाई तो दो बातें होंगी, या तो सेल की मृत्यु हो जाएगी और नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन और म्यूटेशन जैसी घटनाएं घटेंगी और जीनोमिक इनस्टेबिलिटी, माने डीएनए में इनस्टेबिलिटी आएगी, जो एक प्रकार का प्री कैंसरस स्टेज कहलाएगा और बाद में यही कैंसर। यानी डीएनए के नॉन फंक्शनल होने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो अगर हमारे, ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे ये जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स या रेडिकल्स या स्कैवेंजर्स अगर रहते और इन ऑक्सीजन को यहीं पे खत्म कर दिए रहते, तो क्या इस तरह की कंडीशन डेवलप होती नहीं। इसलिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये छोटा सा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल बेस एक्सीजन का फोटो है, ग्लाइकोजिलेट और डिफरेंट जगह आके एसएमबीआर और वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। उसी तरह से ये डिफरेंट जो हमने कहा कि क्या क्या परिवर्तित होते हैं, ये 8-ऑक्सी ग्वानिन है, ये फ्लैविजी है जो 8-ऑक्सी एडेनिन में परिवर्तित हो रहा है, ये ग्लाइकोल की बात किए थे, ये साइटोसिन भी 5-हाइड्रोक्सी साइटोसिन में या 5-हाइड्रोक्सी यूरासिल, ये सब चीजें जब एबनॉर्मल बेस होंगी तो एबनॉर्मल डीएनए की सीक्वेंस भी होंगी, और एबनॉर्मल डीएनए की सीक्वेंस अगर बनेंगी तो उनमें नाइट्रोजनस बेस में ऑब्वियसली ये सारी परिवर्तन है, और प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन जैसी घटनाएं भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगी, और जब वो प्रभावित होंगी तो उसकी फेनोटाइप जीनोटाइप भी प्रभावित करेंगी। तो देखिए हमने जैसे सोचा था, हमने जैसी बात की थी कि जो आ रहे थे ऑक्सीजन और सेल के अंदर प्रोटीन या लिपिड या डीएनए को डैमेज किए, और उनको डैमेज से बचाने के लिए हमारी अपनी जो सुरक्षा तंत्र थी, जिसमें ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। एक को हम लोग SOD बोलते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, और इसको शॉर्टकट में SOD बोलते हैं।
सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, दूसरा है कैटालेज पेरोक्सीडेज और ग्लूटाथियोन। अब हम एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रेसिव स्ट्रेस की लास्ट में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इनकी बात की जाए, करते क्या है, हमारी बॉडी में क्यों होते हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो है, आज इनको हम ऐसा मानते हैं कि ये कैटालाइज करते हैं डिसम्यूटेशन को, खास करके सुपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं। हमने पढ़ा था कि OH या सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन या H2O2 ये तीन थे। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के लिए इनके पास कॉपर और जिंक जैसी चीजें पाई जाती हैं, और ये नॉर्मल एसिटाइलएलाइन और ये मेट इनका रिमूव कर दिया जाता है। कॉपर बाइंडिंग, हिस और जिंक बाइंडिंग कुछ रहते हैं, और डाइसल्फाइड से जुड़े रहते हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का है। उसी तरह से देखिए, कैटालेज जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम मानी जाती थी, तो वो क्या करते हैं, वो डिसम्यूटेशन को काउज करते हैं, खास करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जिसके कारण वाटर और ऑक्सीजन, क्योंकि H2O2 जब कभी भी टूटेगा तो ये पानी बनाएगा, यानी H2O बनाएगा, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी बनाएगा, और ये ऑक्सीजन फिर पानी से रिएक्ट करके इस तरह से साइकिल चल रही है, जो भी हो। तो देखिए, एक SOD जिसको हम सुपर डिस्म्यूटेज कह रहे थे, तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम 3 जगह चर्चा करेंगे। तो ये जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और ये हाइड्रोजन है, तो SOD की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैट का मतलब कैटालेज एंजाइम की उपस्थिति में जल और ऑक्सीजन को बना दे रहे हैं। मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिक इफेक्ट थी वो यहाँ समाप्त हो गई। लेकिन यदि किसी कारण से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2GSH मतलब ग्लूटाथियोन रिडक्टेज के रेड्यूस फॉर्म से ये मिलते हैं, तो इनके हाइड्रोजन जब इनको मिल जाएंगे तो ये पानी में और GSSG मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कहानी चलाइए इसी तरह से। तो ये कैटालिस की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही तोड़ दे रहा है, और नहीं तो वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या क्या आगे करता है, आप जरा समझिए। ये पेरोक्सीडेज जो है, इलेक्ट्रॉन डोनर अगर हो गए, जैसे देखिए यहाँ पे जो भी है, आप इनमें देखिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसने किया क्या, इसने इसमें क्या किया, ये यहाँ पे आप देखिए दो हाइड्रोजन जो यहाँ पे और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इनके थे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको यहाँ से हटा दिया, और ये हाइड्रोजन गए कहाँ, इनके ऑक्सीजन को ले लिए और इनके ऑक्सीजन को लिया, तो दो ऑक्सीजन था इसके पास, तो एक ऑक्सीजन अगर इसमें चला गया तो एक यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, वाटर, यानी एक वाटर ये और एक वाटर ये, यानी हमारे पास कुल मिला के दो मॉलिक्यूल वाटर के रह जाते हैं। इसलिए हम ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन डोनर इसको बोल रहे थे। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो नॉर्मल एल फॉर्म में था, अब वो एल डिहाइड्रोक्सी या डिहाइड्रो, क्यों डिहाइड्रो, दो हाइड्रोजन हट गए इनके, एस्कॉर्बिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। कितना अच्छा इसने अपनी इसकी जो टॉक्सिसिटी थी उसको हटाने के लिए उससे ऑक्सीजन को छीन के इनके हाइड्रोजन को दे दिया, जिसके कारण इनका डिटॉक्सिफिकेशन हो जा रहा है और ऑक्सीडेज के लिए। यहाँ आप जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सी टॉपिक अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यस, ये पेरोक्सीडेज जो है, ये ROS जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हम कह रहे थे, अब वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज आप यहाँ देखिए दो जगह यहाँ पे मार्क किया गया है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA है। एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, जस्ट मेरे फोटो के नीचे जहाँ पे मैं हूँ आपके साथ बात करते हुए, आप गौर कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज
सेल के अंदर इंसर्ट किया गया तो वह ग्लूकोज इनिशियल फॉस्फोटाइजेशन के कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो गया। अब यह ग्लाइकोलिसिस के कारण एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया। टीसीए साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बना रहा है। साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये सारी चीजें बना रहा है। इसमें कई जगह एनएडी जो है वो एनएडीएच2 में परिवर्तित हो रहा है। हम लोग पढ़े भी थे 3 जगह पे एनएडी एनएडीएच2 में परिवर्तित होता था। होने दीजिए। ये एनएडीएच के जो हाइड्रोजन है वो एनएडीपी के हाइड्रोजन को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो एनएडी का हाइड्रोजन एनएडीपी का अगर रिसीव करेगा तो एनएडीपीएच बन जाएगा। और अगर वो ग्लूटाथियोन का ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म में है तो ये जीएसएच और जीएसएसजी का निर्माण करेगा। और इसके पहले ये आरओएस जो थे ऑक्सीजन को लेके एसओडी, एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के कारण ये किसको निर्मित कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर कैटालेज के पास जाता है तो वो उनको तोड़ देता है पानी और ऑक्सीजन में। अब फिर अपने आप को ऑक्सीजन हटा के रिड्यूस से फिर ऑक्सीडाइज, और इस तरह से इनका क्रिया चलते रहता है। तो ये आरओएस जो इधर से आ रहे थे न्यूट्रलाइज होते चले जा रहे हैं, परंतु SiRT1 जिसको हम NAD डिपेंडेंट डी एसिटाइलेज जो ईस्ट में पाई जाती है, अगर वो है तो वाकई एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम न्यूक्लियस में लगा देती है और वो इन सबको कंट्रोल करते रहते हैं। परंतु अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ न जाकर अपने ग्लाइकोलिसिस के चेन में बना हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज जो है वो NAD NADH2 में परिवर्तित होंगे तो फिर वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाते हुए नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच से PPP HMP पाथवे में चले जाएंगे और वहां श्वसन की दर अचानक क्या होगी, कम हो जाएगी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते थे। तो यही इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी जो ग्लूटाथियोन को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में चेंज कर रहा था। इस तरह से परऑक्सीडेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप हमसे सवाल पूछना चाहेंगे सर ग्लूटाथियोन क्या है? तो ग्लूटाथियोन जिसको शॉर्टकट में हम GSH कह रहे हैं वो 3 एमिनो एसिड का है बना हुआ, इसलिए इसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। शॉर्टकट में हम ग्लू सिस और ग्लाई भी लिखते हैं, ग्लाई। ये 3 एमिनो एसिड है और तीनों मिल गए तो ट्राइपेप्टाइड हो गया जिसको हम ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन कहते हैं। इनकी एंटीऑक्सीडेंट बड़ी जबरदस्त फंक्शन होती है, खास करके सल्फेड्राइल ग्रुप सिस्टीन का जो होता है उनको प्रभावित करते हैं और ये मोस्ट टिश्यूज में, सेल्स में, सब सेलुलर कंपार्टमेंट हायर प्लांट में पाए जाते हैं। और ये करते क्या है, सिगलेट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, सुपर ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल से रिएक्ट करते हैं। और यही 3 एजेंट थे जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो रहे थे। और जब कभी भी इनसे रिएक्ट कर जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कहलाएंगे और जिसके कारण मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और वहां से, क्योंकि एसाइल परऑक्सीडेज हमेशा जो निकलते रहेगा, जो लिपिड को परऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। तो ग्लूटाथियोन कितने इंपॉर्टेंट कार्य को यहाँ कर रहा है। जैसे हमने आपसे जो कहा, रिडक्शन ऑफ SSG टू DSH इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। अब वहां पे NADPH चाहिए था। अब ये GR जो है, GR मतलब ग्लूटाथियोन रिडक्टेज जो है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, कई बार साइटोप्लाज्म में और कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रोटोप्लास्ट में पाए जाने से या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने से क्या फायदा है? ये जरूर पाए जाएंगे कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन इनकी एक्टिविटी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और बहुत कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए जो एक्वस कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का किसी भी सेल का,
इसमें वेरियस ऑर्गेनेली या पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऐसा ऑर्गेनेली है जो लार्ज नंबर में मोस्ट ऑफ द सेल्स में मिलेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन चलता रहता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। तो ये सारी क्रियाओं को कराने के लिए इनको क्लोरोप्लास्ट के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आप कहेंगे, जैसे देखिए यहाँ वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये SH जब इनसे मिलते हैं तो ये इनको पानी में और इनके ऑक्सीजन को लेके इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब X जो है कोई भी थियोल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है और इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा तो सुसाइड कर रहा है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइज एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन अगर उसी जगह पे GSH रहता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर टूटा तो पानी तो बना, मगर इनको यहाँ कोई जहाँ रिसीव नहीं कर रहा था तो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज इनको ये रिड्यूस फॉर्म हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाते हैं और अब अपने हाइड्रोजन को NADP को देके वो रिडक्टेज से NADPH बना देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनको अब सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इन्होंने इनको NADP और NADPH के हाइड्रोजन में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए एंजाइमेटिक कैटालिसिस बहुत फास्ट होती है और यहाँ पे GR से ये रीजेनरेट होते हैं। GR किसको बोल रहे थे हम? ग्लूटाथियोन रिडक्टेज को GR कह रहे थे, उसे फिर से प्राप्त हो जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे फिर से ये जाके, है ना, ये फिर से प्राप्त हो जा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट स्टेज में। हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का काउंटर एक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट अपने आप बनते रहती है। इसका मतलब ये है कि एंटीऑक्सीडेंट का ये भूमिका है, ये काम है कि वो जो भी फ्री रेडिकल हैं उनका वो क्या करते रहे, न्यूट्रलाइज करते रहे, जिसके कारण प्लांट को ज्यादा हानि ना हो पाए। इसलिए प्लांट को हमेशा एंटीऑक्सीडेंट बनाने पड़ते हैं और वो बनाने के लिए उनकी जेनेटिक मेकअप या DNA या जीनोम जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के फैक्टर से प्रभावित होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कई लोग बड़ी खुश हैं, ये बंदी में जब आप ऑनलाइन हम लोग की लेक्चर सुन रहे हैं, अभी हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, रेडिएशन से, बहुत सारी चीजों से मुक्त है। सिगरेट की दुकान भी बंद है तो स्मोकिंग भी बंद है और लोग घर में रहे तो ज्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, जेनोबायोटिक्स का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल फीचर हैं और इंटरनल में इम्यून की रिस्पॉन्स, एंजाइमेटिक रिएक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रभावित जब भी होंगी तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल छोड़ेंगी और फ्री रेडिकल होने से जीन के एक्सप्रेशन में परिवर्तन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन आ रहा है इसी परिवर्तन को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन कह रहे थे, जो कई तरह के डिजीजेस को संभावना हमको दे रहा था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट, जेनेटिक वेरिएशन या इंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट से आप इस होने वाले डैमेज को इसी जगह पे क्या कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसकी मात्रा हमारी बॉडी में कभी कम न होने पाए। और आपको बताऊं, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, क्योंकि कई बार हम छोटे रहते हैं तो हमारी सब्जियों को नहीं खाते, रंग बिरंगे सब्जियों को नहीं खाते। आपको शायद पता होना चाहिए कि जो रंग बिरंगी, जो एसेसरी पिगमेंट ली हुई जो सब्जियां होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। और ये कैरोटीनॉइड्स जो है C40 आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट हैं, या इनमें टेट्राटर्पीन्स पाया जाता है और ये लोकेटेड होते हैं कहाँ, प्लास्टिड में। और ये फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट टिश्यूज में भी पाए जा सकते हैं। कौन? कैरोटीनॉइड। अब ये क्लोरोप्लास्ट, अब कैरोटीनॉइड एक एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रोल उससे ज्यादा है कि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं एक्टिवेटेड ऑक्सीजन को, और इवन ट्रिपलेट क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जब
एक्साइटमेंट होती है क्लोरोफिल की तो सिंगलेट, डुप्लेट और ट्रिपलेट स्टेज तक हो जाता है, तो उनको ये जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। जो एक्साइटमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस में, जो एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में ये सारी घटनाएं घट रही थी, उनको जाके ये रोक देता है। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ये ब्राइट कलर की जो सब्जियां हैं ये बड़ी रिच होती हैं कैरोटीनॉइड्स में, आप इन्हें जरूर खाया कीजिए, क्योंकि ये डाइटरी जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जो बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन या क्रिप्टोजेंथीन जैसी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में 4 प्रकार से प्रभाव डालती है। नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, नंबर 2 प्रो विटामिन ए की एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर को नहीं होने देगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो ट्यूमर वगैरह वो ना बन पाएंगे, और मॉड्यूलेशन प्रोलिफरेशन ऑफ लीवर सेल भी होने नहीं, उसको करते रहता है, कंट्रोल करके रखता है, इसलिए कैंसर होने को रोकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इनकी हमने चर्चा की। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे बॉडी में माइक्रोब्स आते हैं तो उनकी एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देते हैं, और जिसके कारण हमारी बॉडी की इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी, इम्यून से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और ये अभी कोरोना जो आपका कोविड-19 है, इसमें बार बार हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए ताकि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, प्रो विटामिन ए की एक्टिविटी में हम रिजुविनेट कर लेते हैं अपने हेपेटिक स्टिलेट सेल्स को। हेपेटिक मतलब लीवर की सेल, और लीवर की फिब्रोसिस वगैरह को भी आप रोक सकते हैं, नहीं होने देंगे। ये सब तो इसके अच्छे अच्छे कारण हैं, लेकिन हमारी जो टॉपिक थी वो टॉपिक से रिलेटेड इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्या होगी। ये ऑक्सीजन को डैमेज होने, ऑक्सीजन से डीएनए को डैमेज होने नहीं देता है, लिपिड के परऑक्सीडेशन को रोक देता है, और ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को भी मेंटेन करता है। इसीलिए टमाटर, खीरा और हरी सब्जियां आप जरूर खाइए, ताकि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बनी रहे, आप एंटीऑक्सीडेंट खाते रहें। इसके समझाने के लिए एक छोटी सी स्लाइड है, देखने से बड़ा कचर कचर है लेकिन मजा आएगा आपको। अब इंड्यूसिंग सिग्नल क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेटरीज साइटोकाइंस हो सकते हैं, सिगरेट की स्मोक हो सकती है, यूवी रेडिएशन हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, शराब, इथेनॉल हो सकता है। ये सब जब सेल के पास आते हैं तो हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो उसको एक्टिवेटेड रिसेप्टर के फॉर्म में रिसीव अगर कर लिया, तो आप देख रहे हैं अगर उसको रिसीव कर भी लिया तो हमारी जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कैरोटीनॉइड आरओएस है ना, इसके दे के इनको क्या करती है, रोक देती है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करेंगे तो हमारे डीएनए को डैमेज नहीं कर पाएंगे, और जब डीएनए को डैमेज नहीं कर पाएंगे तो हमारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सेल की डिफेंस सही काम करेगी। इसलिए आपने देखा कि आपकी बॉडी में कैरोटीनॉइड्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कैरोटीनॉइड जो यहाँ पे भी हैं और ये कैरोटीनॉइड जो यहाँ भी हैं, तो यहाँ से इनकी एक्टिविटी को, इधर से इनकी एक्टिविटी को, सारी चीजों को रोक रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से आप सिगरेट पीना शुरू कर दो, है ना, आप दारू पीना शुरू कर दो। ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को इसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है आपकी बॉडी को सेव करने के लिए। आप इस चीज को सोचिए, तो हम क्या ऐसी चीजों को लें जो हमारी बॉडी में चीजों को डिस्टर्ब करे, हमारे डीएनए को डिस्टर्ब कर दे, और आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, हमारी नस्ल है, वो तक डिस्टर्ब होगी। इसलिए साथियों, एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ आज आपके साथ मुलाकात हुई, आपके साथ डिस्कशन हुआ, तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने ध्यान देके सुना। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। लास्ट वही बात है कि जब कभी बाहर का कोई मेहमान हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है
हमारे घर के अंदर आता है, तो जो मेजबानी हम करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आ रहा हूँ एज ए मेहमान, तो मैं आरओएस हूँ, मैं फ्री रेडिकल हूँ, मैं आपके सेल के अंदर, आपके घर के अंदर डाकू बन के आया हूँ, आपके घर को लूटना चाह रहा हूँ। तो आप हमारे लिए अपने घर में वैसा ही सिस्टम सेट कीजिए कि मैं कुछ लूट ना पाऊं। इसके लिए आपको बड़ा चतुर, क्लेवर रहना पड़ेगा, और जो भी बाहर से आएगा वो तो ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल्स ही होंगे। तो जब तक ये सिस्टम मेंटेन रहेगा, आपको कोई दरकार नहीं है परेशान होने की। परेशान कब होना है, जब आपने इस चीज को फ्री छोड़ दिया कि भाई जो आरओएस या फ्री रेडिकल्स हैं, आप आओ, लेकिन हम आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट को नहीं बनाएंगे। उस समय स्ट्रेस लेने की बात है, अदरवाइज कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। इतना कह के मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।